ने अपनी इन्हीं बातों को समझाने के लिए एक बीजगणितीय समीकरण दिया था। क्या दिया था? एक बीजगणितीय समीकरण दिया था। अब सवाल यह था कि हार्डी विनबर्ग ने जो बीजगणितीय समीकरण दिया वो समीकरण कैसे बनाया, कहां से आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अभी हाल ही में जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मेंडल की थ्योरी। आपने पता है कि मेंडल ने जब अपनी थ्योरी बताई तो मेंडल ने अपनी थ्योरी में 3 चीजों के बारे में बात की थी। ये लीजिए, उसने कहा था कि किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक की जरूरत होती है। कितने जोड़ी कारक की जरूरत होती है? एक जोड़ी कारक की जरूरत होती है। मैंने मान लिया वो एक जोड़ी कारक जो था वो एक जोड़ी एलील थी। मैंने बोल दिया वो क्या हो सकती है? वो कैपिटल ए टाइप की भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो है वो अपने पास स्मॉल ए टाइप की भी हो सकती है। तीसरी बात, वो अपने पास है वो स्मॉल ए कैपिटल ए टाइप की भी हो सकती है, हाँ कि ना? तो इसने क्या बोला कि जीवों का जीनोटाइप है, वो जीनोटाइप है, जीन प्रारूप है, वो 3 प्रकार का हो सकता है कि दोनों की दोनों कैपिटल ए वाली एलील साथ हो, मतलब ये होमोजाइगस समयुग्मजी प्रभावी, ये समयुग्मजी अप्रभावी, और ये कैसा हुआ? विषमयुग्मजी, हाँ कि ना? तो अब उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि हमने ये कहा कि मेरे पास ये एक कैपिटल ए है। ये क्या है? एक कैपिटल ए। इस एक कैपिटल ए को मैं बोल दूं पी। इस एक कैपिटल ए को मैं बोल दूं पी, मतलब एक ए क्या है? एक एलील को मैंने क्या बोल दिया? पी। तो इस समयुग्मजी अवस्था में कितनी एलील है? 2 एलील है, और दोनों की दोनों कैसी है? कैपिटल वाली। इसलिए बोला कि इस दूसरे वाले को मैंने फिर बोल दिया पी। क्या बोल दिया? पी, हाँ कि ना? तो जब भी कोई बोले वर्ड लिख के दे पी, तो पी क्या है? पी मेरे पास क्या हुई? पी मेरे पास प्रभावी एलील की आवर्ती हुई। किसकी आवर्ती हुई? प्रभावी एलील की आवर्ती हुई, हाँ कि ना? तो अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास कैपिटल ए है, ये दोनों समयुग्मजी अवस्था में है, तो समयुग्मजी अवस्था में तो ये किसी जीव में होगी, हाँ कि ना? तो जब भी कहे कि बताओ समयुग्मजी जीन प्रारूप की आवर्ती या समयुग्मजी प्रभावी जीवों की आवर्ती बताओ, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों की दोनों पी को गुणा कर देना है, और ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ध्यान रखना, पी किसको दर्शाता है? प्रभावी एलील की आवर्ती को दर्शाता है। जब भी बोले कि पी स्क्वायर किसको दर्शाता है, तो आप कहोगे प्रभावी जीन प्रारूप की आवर्ती को दर्शाता है, या प्रभावी लक्षणों वाले जीव की आवर्ती को दर्शाता है पी स्क्वायर। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। सिमिलरली यहां पे स्मॉल ए है। मैंने बोला कि ये एक स्मॉल ए जो है, ये एक स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है क्यू को। तो जब भी बोले कि क्यू क्या है, आप क्या कहोगे कि क्यू क्या है मेरे पास? ये अप्रभावी एलील की आवर्ती है। किसकी आवर्ती है? अप्रभावी एलील की आवर्ती है। तो एक जीव में अप्रभावी लक्षण प्रकट करना होगा तो कितनी अप्रभावी एलील होगी? 2, एक ये वाली और एक दूसरी अप्रभावी एलील ये वाली, हाँ कि ना? एक में कितनी होगी? 2। तो जब भी पूछे कि बताओ अप्रभावी समयुग्मजी जीनोटाइप की, जीन प्रारूप की आवर्ती क्या होगी, या ये पूछे कि बताओ अप्रभावी समयुग्मजी जीवों की आवर्ती क्या होगी, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो जब भी बोले क्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे? क्यू है मेरे पास अप्रभावी एलील की आवर्ती। और जब भी कहे क्यू स्क्वायर है क्या, तो आप क्या कहोगे? अप्रभावी समयुग्मजी जीन प्रारूप की आवर्ती या अप्रभावी समयुग्मजी जीवों की आवर्ती। चलो मैं आगे। जब भी पूछे ये क्या है,
बेटा ये अपने पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है विषम युग्मजी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है विषम युग्मजी जीन प्रारूप को। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? तो जब भी पूछे कि बताओ विषम युग्मजी जीन प्रारूप की आवृत्ति क्या है, तो विषम युग्मजी का मतलब वो बात कर रहा है इसके बारे में। और इसकी आवृत्ति कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं 1 ही मिनट में आपको बताता हूं। क्या यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? मैं आगे बढ़ूं? देखें तो देखें बेटा, यहां पे अपन ने बात किया, मैंने एक लाइन यहां पे लिख के छोड़ी थी। क्या लिख के छोड़ी थी? लिख के छोड़ी थी कि हार्डी-विनबर्ग ने यह नियम एक बीजगणितीय समीकरण से समझाया। तो वो बीजगणितीय समीकरण कौन सा था? बहुत ध्यान से देखिएगा। वो बीजगणितीय समीकरण था ये, बीजगणितीय समीकरण था ये। क्या कहा इसने? कहा सभी एलिल आवर्तियों का योग कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। क्या कहा कि जितनी भी एलिल आवर्तियां हैं उन एलिल आवर्तियों का योग कितना होता है? 1 होता है। या मैं कह दूं कि अपने पास होता है बेटा 100%। 1 होता है, या परसेंटेज निकालना हो तो उसे कितने से गुणा कर दे? 100 से गुणा कर दे, इसलिए कितना होगा? 100%। ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो कितने से गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। और जब भी आवृत्ति पूछे 1 में से तो 100 से क्या देना है? भाग देना है। सीधी बात है, नो बकवास। चलो मैं आगे। तो इसने कहा कि P क्या थी? P क्या थी? P क्या है? प्रभावी एलिल A की आवृत्ति, अभी बताया था मैंने। Q क्या है? प्रभावी एलिल स्मॉल a की आवृत्ति। चलें तो वो क्या करे? P प्लस Q बराबर क्या होता है? 1 बराबर कितना? 100% होता है। यस कि नो? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब हमने क्या काम किया? ये जो समीकरण बना, इस समीकरण को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। कर दूं मैं स्क्वायर? कर दो स्क्वायर। यहां कर दिया P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। इस समीकरण का दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आया? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, A प्लस B का स्क्वायर, वही तो लगाना है। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसीलिए हमने बोला कि अपने पास समीकरण आ गया ये P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। और 1 या मैं कह दूं 100%। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? अब सवाल था यहां P का मतलब क्या था? प्रभावी एलिल कैपिटल A की आवृत्ति। Q का मतलब क्या था? अप्रभावी एलिल स्मॉल a की आवृत्ति। हाँ कि ना? लेकिन यहां पे क्या होगा? P स्क्वायर। और मैंने बताया था P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर है AA, मतलब समयुग्मजी जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति। समयुग्मजी जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति। Q स्क्वायर क्या है? Q स्क्वायर है स्मॉल a, मतलब समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति। और जब भी बोले 2PQ क्या है और 2PQ क्या है? A वाले की आवृत्ति। और मैंने स्मॉल a कैपिटल A वाले को लिखा था विषम युग्मजी जीन प्रारूप। तो जब भी पूछे तो 2PQ है विषम युग्मजी जीन प्रारूप वाले जीवों की आवृत्ति। विषम युग्मजी जीन प्रारूप वाले जीवों की आवृत्ति। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हाँ। अब ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। हार्डी-विनबर्ग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं 2 फॉर्मूलों पे आधारित है। तोड़ मरोड़ के अपन इन्हीं 2 फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे ये थोड़ी सी देर में मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये बताइए कि यहां तक की बात में कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? मैं चलूं आगे? कोई दिक्कत है? यस। ध्यान रखना, P का मतलब प्रभावी एलिल कैपिटल A की आवृत्ति। Q का मतलब प्रभावी एलिल स्मॉल a की आवृत्ति। P स्क्वायर का मतलब कैपिटल A था प्रभावी समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति।
क्यू स्क्वायर स्मॉल ए मतलब अप्रभावी समयुग्मजीव जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति। और जब भी बोले 2pq तो 2pq का मतलब क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब विषम युग्मजीव जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति। बस कहां पे क्या है ये याद रखना है। क्या मैं आगे चलूं? चले देखिएगा। अब मैं हार्डी-विनवर्ग की थ्योरी से रिलेटेड अंतिम बात आपसे करता हूं और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा मैंने कहा था कि हार्डी-विनवर्ग ने ये कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की या एलील की आवृत्ति नियत बनी रहती है, लेकिन कंडीशन थी। बोला क्या? बोला जनसंख्या होनी चाहिए बड़ी, उसमें रैंडम मैटिंग होनी चाहिए तथा इवोल्यूशन करने वाले फैक्टर या विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक क्या होने चाहिए? अनुपस्थित। अब सवाल यह था कि विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कौन से कारक है? तो एनसीईआरटी ने 5 बहुत इंपॉर्टेंट कारकों के बारे में बात कर रखी है जो कि हार्डी-विनवर्ग को प्रभावित करते हैं। हाँ कि ना? 2 कारक तो उसने परिभाषा में ले लिए। कौन सा? बड़ी जनसंख्या तथा रैंडम मैटिंग, यादृच्छिक संगम। ये दोनों चीजें तो परिभाषा में ले। उसके अलावा कौन से थे जिनको मैंने इवोल्यूशनरी फैक्टर बोला? सबसे पहला उसके पास था जीन पलायन या जीन प्रवाह। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, और जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, पहली बात। दूसरा अनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। हां मैंने कहा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी विभिन्नता का सोर्स है। तीसरा उत्परिवर्तन भी विभिन्नता का स्रोत है। नेक्स्ट प्राकृतिक वर्ण। हमने बोला था कि इवोल्यूशन में प्राकृतिक वर्ण का बहुत बड़ा रोल है, मतलब प्राकृतिक वर्ण इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार था। चाहे डार्विन की थ्योरी देख लो, चाहे नव डार्विनवाद देख लो, दोनों में ही प्राकृतिक वर्ण का महत्वपूर्ण रोल था। तो प्राकृतिक वर्ण अगर इवोल्यूशन करवाने के लिए जिम्मेदार है तो मैं ये कहूं कि प्राकृतिक वर्ण का विभिन्नताओं से भी लेना देना है, मतलब ये इवोल्यूशनरी फैक्टर है। चलो मैं आगे। अंतिम था अनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यस कि नो? तो जब भी पूछे कि कौन से 5 कारक है जो हार्डी-विनवर्ग नियम को प्रभावित करते हैं, तो एनसीईआरटी ने यही 5 कारक दे रखे हैं। जीन पलायन या जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन जिसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, प्राकृतिक वर्ण एंड जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा 2 चीजें और थी। एक थी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? बड़ी, तथा एक था मैटिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडम। ये सारी की सारी चीजें हार्डी-विनवर्ग नियम को प्रभावित करती है। चलो भैया मैं आगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां पे हार्डी-विनवर्ग नियम की थ्योरी जो है वो होती है कंप्लीट। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इस हार्डी-विनवर्ग नियम की। ये जो 2 अपन ने इक्वेशंस बनाई, ये वाली और ये वाली, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कैसे आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके क्वेश्चंस सोल्व करता हूं। एग्जाम में कभी भी उससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे जैसा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सबसे टफ सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो मैं आगे, देखिएगा। तो देखिएगा बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हार्डी-विनवर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? ये कहता है एक जीन पूल में 2 एलील की आवृत्तियां 0.19 किसकी आवृत्ति है? कैपिटल ए की। हाँ कि ना? और कैपिटल ए वाली जीन की आवृत्ति को एलील की आवृत्ति को हमने क्या बोला था? पी। क्या बोला था बेटा? पी। तो मैंने कहा ये किसकी वैल्यू है? ये पी की वैल्यू है। तथा 0.1a किसकी आवृत्ति है? स्मॉल ए वाली एलील की, स्मॉल ए वाली एलील की। और स्मॉल ए वाली एलील जो थी वो अप्रभावी एलील थी जिसको हमने बोला था क्यू। मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मेरे पास क्यू की। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? दोबारा सवाल देखिएगा। एक जीन पूल में 2 एलील की आवृत्तियां, पी की आवृत्ति कितनी दे दी? कैपिटल ए वाली की 0.19 तथा क्यू की आवृत्ति कितनी दे दी? स्मॉल ए वाली की 0.19 है। यदि
जीन समष्टि हार्डी-विनबर्ग साम्य में है तो ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है अगर यहां पे हार्डी-विनबर्ग नियम लागू होता है तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है, जनसंख्या में विषम युग्मजीय सदस्यों की प्रतिशत। विषम युग्मजीय सदस्य कौन से थे? विषम युग्मजीय सदस्य तो ये थे जिनमें कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये तो थे। अभी कह रहा विषम युग्मजीय सदस्यों की प्रतिशत ज्ञात करनी है। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से बोलूं तो आपको 2pq की वैल्यू ज्ञात करनी है। यही तो था। अरे भाई यही तो लिखा, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? p कैपिटल ए की आवर्ती, q स्मॉल ए की आवर्ती, और ये रहा 2pq कैपिटल ए स्मॉल ए की आवर्ती। हां कि ना? चलो देखो तो आगे। पहला। दूसरे में क्या कह रहा है, जनसंख्या में समयुग्मजीय अप्रभावी सदस्य। बेटा ये क्या कह रहा है, समयुग्मजीय अप्रभावी, और समयुग्मजीय अप्रभावी क्या हुए? समयुग्मजीय अप्रभावी आपके पास हुए स्मॉल ए। मतलब समयुग्मजीय अप्रभावी सदस्यों की स्मॉल ए के प्रतिशत पता करना है। और स्मॉल ए के प्रतिशत को आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन क्लियर है। चलू मैं आगे। हमको P की तथा Q की वैल्यू दी गई है। पहले तो हमें 2pq की वैल्यू पता करनी है। दूसरा हमें Q स्क्वायर जो था उस Q स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। चलो भाई चले, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखे तो अब सबसे पहले हम यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। वो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले का। बेटा फर्स्ट वाले में हमें पता करना है 2pq के बारे में। किसके बारे में पता करना है? 2pq के बारे में। चलिए फॉर्मूला अपने पास है 2pq। वैल्यू रख दे, रखो वैल्यू हमने रखा 2 इंटू p की वैल्यू कितनी है? 0.19 इंटू q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू है 0.81। अब इसको सॉल्व कर दो। अरे इसको सॉल्व कर दो, मैं करता हूं कैलकुलेटर सॉल्व, देखिएगा प्लीज। हमने बोला कि हमें यहां वैल्यू पुट करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है 2 इंटू 0.19 इंटू 0.81। यही तो हुआ, हाँ कि ना? तो ये वैल्यू आई मेरे पास, ये लगभग आई, वो लगभग आई, अप्रोक्स आई, वो आई 0.30। ये वैल्यू आई 0.30 के आसपास, हाँ कि ना? ये अब हमसे क्या पूछ रहा है? यहां पे पूछ रहा है बेटा प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। और हमने ये जो निकाली है, ये क्या निकाली है? ये निकाली इसकी आवृत्ति। कितने में से? एक में से। कितने में से निकाली है ये हमने निकाली है लगभग एक में से। अगर मेरे से प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत में क्या कर दूंगा? ये जो पॉइंट में आवर्ती निकल गई एक में से, अगर इसे 100 से गुणा कर दूंगा तो प्रतिशत निकल आएगा, हाँ कि ना? तो हमने बोला जब इसको 100 से गुणा किया तो ये हो गया अप्रोक्स 30%। यस कि नो? तो ध्यान रखना, अगर प्रतिशत में कोई वैल्यू दे रखी है और वो एक में से निकाल ली है तो उस प्रतिशत में 100 का भाग दोगे, एक में से निकल आएगी। अगर ये पॉइंट में वैल्यू दे रखी है और आपसे कोई प्रतिशत पूछे, फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत कितना हुआ, तो जब भी फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत पूछे तो आप उस फ्रीक्वेंसी को कितने से गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे। तो इसकी वैल्यू आई लगभग 30%। चले भैया अपन आगे दूसरा सवाल देखिएगा। बेटा यहां पे हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। दूसरे सवाल में इसने हमसे क्या पूछ रखा है? इसने हमसे पूछ रखा है क्यू स्क्वायर की वैल्यू। दूसरे सवाल में इसने हमसे क्या पूछ रखा है? वो पूछ रखा है क्यू स्क्वायर की वैल्यू। चले भैया, अब सवाल था क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखा। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हमने बोला क्यू की वैल्यू रखें। क्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.81। ये क्यू की वैल्यू थी, यस कि नो? अरे हाँ कि ना? ये क्यू की वैल्यू थी। अब इस क्यू की वैल्यू का क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर दूं। ये जो क्यू की वैल्यू है, इस क्यू की वैल्यू का मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। जब क्यू की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यस कि नो? अरे हाँ कि ना? चलो मैं आगे, देखिए कितनी वैल्यू है, मैं करके बताता हूं अभी।
हमने बोला हमने 0.81 इंटू 0.81 किया, यस कि नो? जब 0.81 इंटू 0.81 किया तो हमारे पास वैल्यू आई लगभग 0.656, 0.656 लगभग इतनी वैल्यू आई। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब मेरे से क्या पूछ रखा है? मुझे उसका क्या बताना है? प्रतिशत। और अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत कैलकुलेट करना हो तो ये जो आवृत्ति आई, इस आवृत्ति को कितने से गुणा करोगे? 100 से। और जब 100 से गुणा करोगे तो लगभग हुआ 65.6%। 65.6%। चलूं मैं आगे? यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं है? पक्का नहीं है? चलूं मैं आगे? हाँ जी, चलिए देखते हैं, अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल देखिए, इससे संबंधित देखिएगा। सफेद ऊन के लिए एलिल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है। जब कैपिटल डब्ल्यू वाली कैसी हुई? प्रभावी एलिल हुई। हाँ कि ना? मतलब ये कैपिटल डब्ल्यू वाली प्रभावी एलिल है, यस कि नो? चले, जो कि काली ऊन के लिए एलिल स्मॉल डब्ल्यू है, वो काली ऊन की एलिल है, और काली ऊन की एलिल जो है वो है अप्रभावी एलिल। हाँ कि ना? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पर प्रभावी है। ये है कैसी? ये है सफेद ऊन वाली। ये कैसी है बेटा? ये अपने पास है प्रभावी। और ये कैसी है? ये अपने पास है अप्रभावी। क्या अपन आगे चले? बहुत ध्यान से देखिए आगे। ये कह रहा है यदि 900 भेड़ों की जनसंख्या, भेड़ों की जनसंख्या कितनी है टोटल मिला के? 900 में से 891 सफेद ऊन वाली है। 900 भेड़ है, उन 900 भेड़ में से 891 कैसी है? सफेद ऊन वाली है, जबकि 9 है वो काली ऊन वाली है। 9 है वो काली ऊन वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे बोला कि 900 में से 9 कैसी है? काली ऊन की है। और काली ऊन वाली जीन कैसी थी? अप्रभावी। और अप्रभावी लक्षण कब प्रकट होता है? जब दोनों की दोनों एलिल होमोजाइगस समयुग्मजीय अवस्था में होती है, यस कि नो? तो मैंने कहा ये जो 9 काली ऊन वाली भेड़ है, इन भेड़ का जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये कह रहा है कि 891 सफेद ऊन वाली है। इसका मतलब सफेद ऊन वाली में कौन सी होगी? होमोजाइगस प्रभावी, कैपिटल डब्ल्यू वाली। कैपिटल डब्ल्यू वाली। एंड दूसरी कौन सी होगी? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाली, दैट इज विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी प्रभावी तथा विषम युग्मजी प्रभावी जो थी, वो दोनों की दोनों कैसा लक्षण शो करेगी? वो प्रभावी लक्षण शो करेगी। मतलब 891 में ये दोनों ही जीन प्रारूप वाली भेड़ें सम्मिलित है। चलो भैया मैं आगे देखिएगा। यदि जीन समष्टि हार्डी-विनबर्ग साम्य में है, मतलब हार्डी-विनबर्ग का नियम फॉलो करती है, तो जनसंख्या में विषम युग्मजी एलील की आवृत्ति ज्ञात करो। किसकी पूछ रहा है? विषम युग्मजी एलील की आवृत्ति ज्ञात करो। ये मेरे पास है, ये मेरे पास विषम युग्मजी की आवृत्ति पूछ रहा है। और यहां पे विषम युग्मजी वाली कौन सी है भैया? विषम युग्मजी वाली है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। कि इस 891 में से ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाली है, ये कितनी है? इनकी आवृत्ति पता कर रहा है। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो ये 2pq की वैल्यू के बारे में हमसे पता करना चाह रहा है। हां कि ना? चलो मैं, कोई दिक्कत? सॉल्यूशन करे? देखिएगा, अब हमें सवाल सोल्व करना है। सवाल में सबसे इजी वाला रास्ता निकलना है कि हमारे पास डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है। कितनी वैल्यू है? 9 भेड़ें। मतलब हमें किसकी संख्या दी गई है? हमें यहां पे वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू दी गई है स्मॉल डब्ल्यू की। तो हम आसानी से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्यू स्क्वायर क्या था? आवर्ती। आवर्ती का मतलब हम निकाल लेंगे ना कि 900 में से ये कितनी है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास आवर्ती आ जाएगी, हां कि ना? तो बहुत ध्यान से देखना। तो जब भी पूछे हमसे क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? क्यू स्क्वायर की वैल्यू हुई काली ऊन वाली भेड़ों की संख्या तथा कुल भेड़ों की जनसंख्या। अपने पास क्या हुई? हमारे पास हुई काली ऊन वाली भेड़ों की संख्या भाग में क्या कर दिया? भाग में क्या कर दिया? भाग में हमने कर दिया कुल भेड़ों की जनसंख्या। कुल भेड़ों की जनसंख्या, यस कि नो? तो रखो वैल्यू, रखो वैल्यू कितनी आती है बेटा? जब हमने काली ऊन वाली भेड़ों की संख्या कितनी थी? 9। कुल भेड़ों की जनसंख्या कितनी थी? 900। कुल भेड़ों की जनसंख्या कितनी थी? 900। अगर इसको काटा तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? क्यू स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई, वो आई 0.01। इतनी वैल्यू आई 0.01। ये किसकी वैल्यू आई? ये अपने पास आई क्यू स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हमें पता है यहां पे कि क्यू स्क्वायर क्या होता है? क्यू स्क्वायर बराबर होता है 0.01। यस कि नो? जब क्यू स्क्वायर इतना है और हमसे कोई कहे कि बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? क्यू बराबर क्या होता है? क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा क्यू। यस कि नो? अगर यहां पे क्यू स्क्वायर का अंडर रूट करूं तो देखिएगा क्यू बराबर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.01 और 0.01 का क्या कर दिया मैंने? अंडर रूट। जब 0.01 का मैंने अंडर रूट कर दिया तो मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आई? क्यू की वैल्यू आई मेरे पास कितनी बेटा? मेरे पास आई 0.1। क्यू की वैल्यू मेरे पास आई, वो मेरे पास आई 0.1। हाँ कि ना भाई? अनरूट करेंगे 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा कि क्यू की वैल्यू मेरे पास आई 0.1। अब फॉर्मूला याद करो। कौन सा फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला अपने पास सदाबहार फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? P प्लस क्यू बराबर 1। ये अपने पास सदाबहार फॉर्मूला था। मुझे क्या करना है? मुझे इस सवाल में कैलकुलेट करना है 2pq। यही तो कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना? मैंने p की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर ली है, q की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे p की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, फिर तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना? तो अब सवाल था कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किस लिए? p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लगा दो, तो लगाया फॉर्मूला। हमने बोला P बराबर होता है 1 माइनस क्यू। P बराबर होता है 1 माइनस क्यू, मतलब P बराबर 1 माइनस 0.1। 1 माइनस 0.1, और जब 1 माइनस 0.1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हुई? 0.9। 0.9, हाँ कि ना? चले, अब सवाल था कि मेरे पास यहां पे ये रही Q की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास आ गई P की वैल्यू। कैलकुलेट क्या करना है? 2pq। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? 2pq। यही तो कैलकुलेट करना है कि 2pq के कितने प्रतिशत थे, हाँ कि ना? करो कैलकुलेट। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ 2pq। करो, 2 इंटू p की वैल्यू 0.9 इंटू q की वैल्यू 0.9।
1 बराबर कितना हुआ? बराबर हुआ 0.18। 0.18। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है प्रतिशत। सवाल में क्या पूछा है बेटा? सवाल में पूछा है, क्या पूछा है? सवाल में पूछा है आवर्ती। तो जब भी इसकी आवर्ती पूछे तो आवर्ती कितनी हो गई? जब भी इसकी प्रतिशत नहीं पूछ रहा, आवर्ती पूछ रखी, जब भी पूछे आवर्ती तो आवर्ती कितनी होगी? आवर्ती होगी 0.18। अगर पूछता प्रतिशत कितना हुआ तो प्रतिशत पूछता तो इसको 100 से क्या कर देते? गुणा, और अपने पास हो जाता 18%। चलो भाई, यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आगे। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हम बात करते हैं। देखिए बेटा, तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? यदि जीन समष्टि हार्डी-विनबर्ग साम्य में है, मतलब हार्डी-विनबर्ग नियम का पालन हो रहा है। ये बात पहले ही कह दी, आपको आगे दिमाग लगाना नहीं है। चले, किसी लक्षण के लिए अप्रभावी, ध्यान दे, अप्रभावी समयुग्मजीय जीन प्रारूप की आवृत्ति, अप्रभावी समयुग्मजीय जीन प्रारूप, समयुग्मजीय जीन प्रारूप, ध्यान देना, अप्रभावी है और कौन सा है? समयुग्मजीय जीन प्रारूप की आवृत्ति 0.09 है। तो अप्रभावी है, अप्रभावी का मतलब ए वाला हो गया, और समयुग्मजीय है तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, बात कर रहा है? ये अप्रभावी समयुग्मजीय हो गया, तो वो स्मॉल ए टाइप का जीव हो गया। और स्मॉल टाइप के जीव की आवृत्ति कितनी दे रखी है? 0.09। और स्मॉल ए टाइप के जीव की आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम क्यू स्क्वायर से। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है उसने? ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। चलो मैं आगे देखिएगा। तो समयुग्मजीय प्रभावी एलील वाले, क्या पूछ रहा है? समयुग्मजीय प्रभावी एलील वाले सदस्यों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? प्रतिशत। मतलब हमें किसके प्रतिशत ज्ञात करने हैं? हमें कैपिटल ए वालों के प्रतिशत ज्ञात करने हैं। और कैपिटल ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी स्क्वायर से। तो हमें क्या पता करना है? परसेंटेज ऑफ पी स्क्वायर पता करना है। अपन सोल्व करें? हाँ जी करें, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर हम इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बात किया कि हमें यहां पे गिवन है क्या गिवन है? यहां पे हमें पहले से ही दिया गया है, दिया क्या गया है कि क्यू स्क्वायर बराबर 0.09, ये हमें पहले से ही दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि हमें पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर पी की वैल्यू निकाल के फिर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, हाँ कि ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पहले क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? क्यू की। क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कह दूं क्यू बराबर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ कि ना? जब मैं यहां पे करूंगा क्यू स्क्वायर का अंडर रूट तो हमारे पास क्या हुआ? 0.09 जो था, 0.09 का क्या हो गया? अंडर रूट। जब आपने 0.09 का अंडर रूट किया तो क्यू की वैल्यू क्या आई? क्यू की वैल्यू आई 0.3। अंडर रूट को सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0.3, हाँ कि ना? अब अपने को पता है कि मेरे पास Q की वैल्यू निकाल चुका हूं। पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? किसकी है? पी स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? P की। तो अपने पास एक सदाबहार फॉर्मूला है जो हमें पता है, क्या है वो? P प्लस Q बराबर 1। ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने लर्न कर रखा है। इस फॉर्मूले में मैं Q की वैल्यू रख दूं, जब Q की वैल्यू रख दूंगा तो P की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ कि ना? तो मुझे निकालनी क्या है? P की वैल्यू। तो P बराबर क्या होता है? 1 माइनस Q। P की वैल्यू निकालनी है तो P बराबर क्या होता है? 1 माइनस Q। यहां पे देखिए Q की वैल्यू कितनी आई? Q की वैल्यू आई 0.3, तो रख दूं, ये लीजिए। हमने बोला P बराबर 1 माइनस 0.3,
जब 1 माइनस 0.3 किया तो P की वैल्यू क्या आई? 0.7। ये 0.7 वैल्यू किसकी आ गई बेटा? P की वैल्यू आ गई। हां की ना? अब अपने पास P की वैल्यू भी है और Q की भी वैल्यू है, लेकिन हमें सवाल में पूछा क्या गया है? क्या निकालना है? समयुग्मजी प्रभावी एलील वाले सदस्यों की प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज ऑफ पी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज ऑफ पी स्क्वायर। तो पहले हमें पी स्क्वायर की आवर्ती निकाल लेते हैं। चलिए, जब भी हमें बात करके चले कि हमें यहां क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ पी स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट कैसे करूं? ये पी की वैल्यू है, इस पी की वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो हाथ देखिए, तो हमने बोला कि जब भी बोले तो पी स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू का स्क्वायर कर दे, तो हमने बोला 0.7 जो है वो 0.7 का कर दिया स्क्वायर। जब 0.7 का स्क्वायर किया तो अपने पास आया 0.49। कितना आया? 0.49। मतलब पी स्क्वायर की आवर्ती जो है वो आवर्ती है 0.49, लेकिन उसने क्या पूछा है? आवर्ती का प्रतिशत। और जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो आवर्ती को किससे गुणा कर देंगे? 100 से। मतलब उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया पी स्क्वायर बराबर 49%। पी स्क्वायर बराबर 49%। मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है कि नहीं? चले, तो बेटा मैंने हार्डी विनवर्ग नियम के बारे में आपसे बात कर ली। मैंने बता दिया आपको कि हार्डी विनवर्ग का नियम कब अप्लाई होगा। मैंने यह भी बता दिया कि हार्डी विनवर्ग नियम की समीकरण कौन कौन सी है। मैंने यह भी बता दिया कि उन समीकरणों को अपने कैसे यूज करना है, और इससे जो भी सवाल बनते हैं वो इसी पैटर्न के सवाल बनेंगे। बस आपको याद ये रखना है, सवाल को ढंग से पढ़ना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि कहां तो वो पी के बारे में बात कर रहा है, कहां वो क्यू के बारे में बात कर रहा है, कहां वो पी स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, कहां वो क्यू स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, और कहां वो 2pq के बारे में बात कर रहा है। बस यही सबसे बड़ा झोल है। अगर इस चीज को आपने ढंग से समझ लिया तो हार्डी विनवर्ग का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अब हम एक नए पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने कहीं पे पढ़ा था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, और प्राकृतिक वर्ण जो टर्म थी ये हमने डार्विनवाद में भी पढ़ी थी तथा नव डार्विनवाद में भी पढ़ी थी। तो सवाल था कि यार हम ये मानते हैं कि प्राकृतिक वर्ण होता है, तो क्या वास्तव में प्राकृतिक वर्ण होता है? प्रकृति चयन करती है कि कौन सा जीव इस वातावरण में रहने के लिए उत्तम गुणों वाला है और कौन सा जीव है जिसमें उत्तम गुण नहीं है, वातावरण में रहने के अनुकूलित नहीं है। क्या ये प्रकृति खुद सेलेक्ट करती है? क्या इस बात का कोई प्रमाण है? तो हमने इस प्राकृतिक वर्ण को ही समझाने के लिए कुछ उदाहरण लिए, हम उन उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण। प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण। प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक कृष्णता। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जिसको बोलते हैं औद्योगिक कृष्णता। बच्चे आपने एक कीट के बारे में पढ़ा होगा, जिस कीट को अपन बोलते हैं मोथ या सलब। मोथ या सलब। इस मोथ या सलब का जूलॉजिकल नेम है वो है बिस्टन बेटुलेरिया। मोथ या सलब का जूलॉजिकल नेम है वो है बिस्टन बेटुलेरिया। आपको बता दूं कि इस बिस्टन बेटुलेरिया या मोथ या सलब के टोटल मिला के अपने पास है 2 रूप। इसके कितने रूप होते हैं? इसके टोटल मिला के 2 रूप होते हैं। एक रूप तो होता है जिसमें सलब के पंख है, वो है सफेद। तो मैंने बोला श्वेत पंखी सलब, कि मौत के पंख कैसे थे? सफेद, मतलब सफेद रंग की सलब। एंड दूसरा था, वो था मेरे पास गहरे पंख के सलब। मैं सीधा बोलूं, गहरे पंख, जिनके गहरे रंग के पंख होते हैं। मैं सीधा बोलूं, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है काले सलब। काले सलब।
तो दो तरह के सलब थे, एक थे सफेद सलब एंड दूसरे काले सलब। सलब इन दो रूपों में पाया जाता था। जो सफेद रंग के सफेद पंखों वाले सलब थे वो वाइल्ड थे तथा उनका जो लक्षण था वो एक अप्रभावी लक्षण था। कैसा लक्षण था? अप्रभावी लक्षण। तो मैं कहूं कि सफेद पंखों वाले सलब जो होते हैं वो वाइल्ड तथा अप्रभावी रूप है, जबकि काले सलब या गहरे रंग के जो सलब है उनका जो रूप है वो उत्परिवर्तित म्यूटेंट वाला है तथा वो प्रभावी रूप है। तथा कैसा रूप है? प्रभावी रूप है। तो अब हम यही बात करेंगे कि अपने पास ये जो सलब है, ये जो मौत है, इस मौत की जनसंख्या है और उस जनसंख्या में दो प्रकार के सलब पाए जाते हैं। पहले तो सफेद रंग वाले और दूसरे काले रंग वाले। काले रंग के सलब की उत्पत्ति किससे हुई? काले रंग के सलब की उत्पत्ति वो हुई उत्परिवर्तन के कारण। ये दो पाए जाते हैं, मतलब सलब की एक मिश्रित जनसंख्या है जिसमें सफेद तथा काले रंग के सलब पाए जाते हैं। अब कौन से सलब की संख्या ज्यादा होगी, कौन सा सलब वातावरण में ज्यादा अनुकूलित होगा? कब? तो सफेद वाले सलब का प्राकृतिक वर्ण होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। कब? काले वाले सलब का प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन होगा। हम इसी के बारे में बात करेंगे। कौन से पोर्शन में? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जिसको बोलते हैं औद्योगिक कृषणता वाले उदाहरण में। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है। नीट में यहां से सीधा सवाल पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा मैंने यहां पे आपके सामने मान लिया कि अपने पास हम सलब के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बात कब कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सन 1850। सन 1850 से पहले, सन 1850 में या उससे पहले, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां नहीं लगी थी। तो सन 1850 या उससे पहले जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां नहीं लगी थी। कहां पे? इंग्लैंड में। सारा अध्ययन कहां का किया गया है? ये सारा का सारा अध्ययन इंग्लैंड में किया। कब किया? पहला किया 1850 में जब फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, एंड दूसरा अध्ययन किया वो किया हमने 1920 में। 1920 में कब? 1920 में जब औद्योगिकरण हो चुका था, मतलब फैक्ट्रियां लग चुकी थी। उसके बाद, हाँ कि ना? तो मैं ये कहूं कि 1850 से 1920 के बीच क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, बहुत तेजी से फैक्ट्रियां लगी। तो फैक्ट्री लगने से पहले वातावरणीय अवस्था अलग थी, फैक्ट्री लगने के बाद 1920 में वातावरणीय अवस्थाएं अलग थी। तो उन दो अलग अलग तरह की वातावरणीय परिस्थितियों में कौन से प्रकार की सलब का चयन किया, प्राकृतिक वर्ण किया, हम इसी के बारे में यहां पे बात करेंगे। चलो मैं यहां पे कोई दिक्कत? हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि ये जो अपने पास वातावरण है, सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिकरण से पहले की अवस्था के बारे में। बेटा हमने कहा कि सन 1850 में औद्योगिकरण से पहले वाली बात में बात करके चलें तो ये वो अवस्था थी जब प्रदूषण नहीं था। तो मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? ये अपने पास है प्रदूषण रहित वातावरण। ये कैसा वातावरण था? सन 1850 में जब फैक्ट्रियां नहीं लगी थी तो उस समय पे प्रदूषण नहीं था, मतलब प्रदूषण रहित वातावरण था। बोला इस प्रदूषण रहित वातावरण में दोनों ही प्रकार की मौत पाई जाती थी। कौन से प्रकार की? सफेद रंग की दिख रही, दैट इज W फॉर व्हाइट रंग की, तथा ये गहरे रंग की दिख रही, मैं इसको बोल दूं B फॉर ब्लैक रंग की। गहरे रंग की तथा सफेद रंग की दोनों की दोनों मौतें जो थी, सलब जो थी, वो उस वातावरण में स्थित थी। परंतु हुआ क्या? ये जो मौत होती है, कीट जो होता है, ये सलब जो होती है, ये सलब फीडिंग करती है। वो फीडिंग करती है पादपों पे। कहां पे? पादपों पे। और ये सलब पादपों का जो धड़ है, पादपों का जो तना है, उस धड़ पे, तने पे आकर बैठी होती है, उस तने पे आके बैठती है। हाँ कि ना? यस कि नो? तो वो क्या कह रहा है कि अपने पास 1850 में जब प्रदूषण रहित वातावरण था
तो इन पादपों का तना, ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये मौत जहां पे बैठी है, ये पादप का तना दिख रहा है। ये पादप का तना जो था, ये तना सफेद रंग का था। कैसा था? सफेद रंग का तना। तो हमने बोला ये जो पादप का तना था, ये पादप का तना कैसा था? सफेद रंग का पादप तना। हमने ये कहा कि सर सफेद रंग का पादप तना क्यों था? बोला कि सफेद रंग का पादप तना इसलिए था क्योंकि पहले के वातावरण में प्रदूषण नहीं था, और उस प्रदूषण रहित वातावरण में लाइकेन वृद्धि करती है। क्या वृद्धि करती है? लाइकेन। लाइकेन जो है, ये लाइकेन एक प्रदूषण की अच्छी सूचक है। जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं होगी। तो ये प्रदूषण रहित वातावरण था, इसलिए यहां पे लाइकेन उपस्थित था, और वो सफेद रंग का लाइकेन इस पादप के तने से लिपटा हुआ था। सफेद रंग का लाइकेन किससे लिपटा हुआ था? पादप के तने से लिपटा हुआ था। तो सफेद रंग के लाइकेन के पादप के तने से लिपटने के कारण तना कैसा हो गया? सफेद रंग का। तना कैसा हो गया? सफेद रंग का। तो सफेद रंग का पादप तना था। क्यों था? क्योंकि सफेद रंग का लाइकेन पादप तने से लिपटा हुआ था। तो मैंने बोला क्यों था? तो मैं कहूं क्योंकि सफेद लाइकेन तने से लिपटा हुआ था। क्योंकि सफेद लाइकेन तने से लिपटा हुआ था, इसलिए तना कैसा था? सफेद रंग का। तो कहने का मेरा मतलब ये आया कि ये सफेद रंग की मौत, और ये पीछे का बैकग्राउंड, ये पूरा का पूरा तना था, ये भी कैसे रंग का था बेटा? ये पूरा का पूरा तना कैसे रंग का था? सफेद रंग का था। पूरा का पूरा तना कैसे रंग का था? पूरा का पूरा तना सफेद रंग का था। जब ये पूरा का पूरा तना सफेद रंग का था, तो अब ध्यान से देखिएगा, बैकग्राउंड सफेद, मौत सफेद, हाँ कि ना? तो ये सफेद रंग की मौत और पीछे का बैकग्राउंड भी कैसा? सफेद रंग का। तो इस सफेद रंग के बैकग्राउंड में ये सफेद मौत क्या परभक्षियों को आसानी से दिखाई देगी? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, सफेद रंग के बैकग्राउंड में ये सफेद रंग की मौत परभक्षियों को आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि इस सफेद बैकग्राउंड में ये ब्लैक कलर की या गहरे रंग की जो मौत थी, जो सलब थी, ये परभक्षियों को आसानी से दिखाई दे रही थी। क्या हो रही थी? आसानी से दिखाई दे रही थी। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अपने पास ये वाली जो मौत थी, ये मौत थी, ये कम फिट थी। ये क्या थी? कम फिट थी। जबकि सफेद वाली मौत थी, ये ज्यादा फिट थी। हाँ कि ना? तो मैंने कहा था ये क्या थी? ये अपने पास कम फिट थी। जब ये अपने पास कम फिट थी, तो क्या काम किया? परभक्षियों ने इनका क्या किया? भक्षण। क्यों? क्योंकि सफेद बैकग्राउंड में ये गहरे रंग की मौत बहुत आसानी से दिखाई दे रही थी, तो परभक्षियों ने इनको मार दिया, इनका ज्यादा भक्षण किया। तो मैंने बोला परभक्षियों ने ज्यादा भक्षण किया। जब परभक्षियों ने इनका भक्षण ज्यादा किया, इसीलिए इनके नंबर जो थे, इनकी संख्या जो थी, वो संख्या क्या हो गई? बहुत कम। इसीलिए इनके नंबर जो थे, इनकी संख्या जो थी, वो संख्या क्या हो गई? बहुत कम हो गई। पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या कह रहा है कि ये सफेद रंग की मौत जो थी, ये सफेद रंग की मौत है, और पीछे का तने का बैकग्राउंड भी कैसा है? सफेद लाइकेन की वजह से सफेद। तो सफेद बैकग्राउंड में सफेद मौत है, तो क्या परभक्षी इसे आसानी से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सफेद रंग के बैकग्राउंड में छिप गई। इसका हो गया कैमोफ्लेज। हाँ कि ना? तो मैंने कहा
मैंने कहा ये जो मेरे पास सफेद मोथ थी, ये क्या थी अपने पास? ये अपने पास है अधिक फिट। चले, इसलिए क्या होगी? कैमोफ्लेज हो गई। क्या हो गई? कैमोफ्लेज। किसमें? सफेद रंग के बैकग्राउंड में। हां कि ना? तो मैंने कहा ये ज्यादा फिट थी, इसलिए परभक्षी जो थे ये इन्हें आसानी से नहीं देख पाए। परभक्षियों को आसानी से दिखाई नहीं पड़ी। किसके कारण? कैमोफ्लेज के कारण। किसके कारण? कैमोफ्लेज के कारण। कैमोफ्लेज का मतलब सफेद रंग का जो बैकग्राउंड था उसमें क्या हो गई? ये छिप गई। जब मैंने कहा परभक्षियों को ये आसानी से दिखाई नहीं दी, इसलिए इनका भक्षण भी क्या हुआ? कम। तो इसी वजह से मैंने कहा इनका कम भक्षण हुआ। जब इनका भक्षण कम हुआ तो क्या हुआ? ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन भक्षण क्या हो रहा है? ज्यादा, इसलिए संख्या क्या हो गई? कम। जब इनका कम भक्षण हुआ, इसीलिए मैंने कहा इस वातावरण में इनकी जनसंख्या क्या हो गई? ज्यादा। मतलब नंबर क्या हो गए? इंक्रीज। नंबर क्या हो गए? इंक्रीज। पॉइंट दोबारा से ध्यान से सुनना। हमने बोला कि औद्योगिकरण से पहले 1850 में प्रदूषण रहित वातावरण था। उस प्रदूषण रहित वातावरण में सफेद रंग के लाइकेन खूब सारे थे, क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में ही लाइकेन पाए जाते हैं, प्रदूषित वातावरण में लाइकेन नहीं पाए जाते। प्रदूषित वातावरण में लाइकेन नहीं पाए जाते। प्रदूषण रहित वातावरण में सफेद रंग के लाइकेन खूब सारे थे और ये पादपों के तने से लिपटे हुए थे, इसलिए पादप के तने का रंग कैसा हो गया था? सफेद। कैसा हो गया था? सफेद। चलो मैं आगे क्या हुआ? अब इस वातावरण में सफेद रंग के तथा काले रंग के, गहरे रंग के दोनों ही सलब और मोथ उपस्थित थे। हुआ क्या? पीछे का बैकग्राउंड सफेद और उसके ऊपर है काले रंग के, गहरे रंग के लाइकेन। तो इन गहरे रंग के लाइकेन को इजीली, आसानी से परभक्षी देख पा रहे थे और तुरंत के तुरंत इनका शिकार करके खा जा रहे थे। इसलिए लगातार इस वातावरण में इन गहरे रंग के लाइकेन की संख्या क्या होती गई? कम। इसलिए क्या हो गए? नंबर कम, क्योंकि ये उस वातावरण में रहने के लिए कम फिट थे। जबकि सफेद रंग के जो लाइकेन थे वो इस सफेद बैकग्राउंड के अंदर छिप गए, जिससे परभक्षियों को इन्हें देखने में हुई परेशानी। मतलब वो आसानी से नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए इनका भक्षण क्या हुआ? कम। जब भक्षण कम हुआ तो सफेद वालों के नंबर इस वातावरण में क्या थे? ज्यादा। तो ध्यान रखनी है कि औद्योगिकरण से पहले सन 1850 में सफेद लाइकेन जो था वो ज्यादा अनुकूलित था, उनकी संख्या थी ज्यादा, जबकि गहरे रंग का या काले रंग का जो लाइकेन था वो कम अनुकूलित था, मतलब उसकी संख्या थी कम। मेरी बात क्लियर है? चलूं अब क्या हुआ? अब हमने कहा कि धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ बेटा? अब हमने कहा कि अपने पास औद्योगिकरण हुआ, और जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण में ऊर्जा के रूप में किसको यूज किया गया? मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में यूज किया गया कोयला। जब औद्योगिकरण हुआ तो इस औद्योगिकरण में किसका उपयोग हुआ? मैंने बोला इस औद्योगिकरण में कोयले का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? कोयले का उपयोग हुआ। किस लिए? ऊर्जा के स्रोत के रूप में मशीनों को चलाने के लिए किसका उपयोग हुआ? कोयले का उपयोग हुआ। हां कि ना? जब मैंने कहा औद्योगिकरण हुआ, कोयले का उपयोग हुआ, कब? तो सन 1920 में हमने चेक किया। सन 1920 में जब औद्योगिकरण हो चुका था, तो मैंने बोला जब औद्योगिकरण हो चुका था तो फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपयोग कर रहे थे? कोयले का। और जब भी कोयला जलेगा तो बहुत सारे अमाउंट में धुआं तथा कालिख निकलेगी। हाँ कि ना? वो धुआं तथा कालिख निकलेगी, और धुआं तथा कालिख निकलेगी तो बताओ वातावरण में प्रदूषण होगा कि नहीं होगा?
प्रदूषण होगा। तो मैंने बोला कि औद्योगिकरण के पश्चात अगर देखें तो वातावरण कैसा हो गया, प्रदूषित वातावरण कैसा हो गया भैया, ये मेरे पास था, ये अपने पास है प्रदूषित वातावरण। औद्योगिकरण के बाद वातावरण कैसा हो गया, प्रदूषित वातावरण हो गया। और मैंने आपको बताया था जब प्रदूषण रहित वातावरण था तब ही सफेद लाइकेन उपस्थित थे, प्रदूषण वाली जगह पे कभी भी लाइकेन उपस्थित नहीं होंगे। जब मैंने कहा वातावरण प्रदूषित हो गया इसलिए लाइकेन जो थे वो लाइकेन भी मर गए, लाइकेन क्या हो गए, विलुप्त। मैंने बोला प्रदूषित वातावरण इसलिए क्या हुआ, लाइकेन जो थे वो लाइकेन क्या हो गए, विलुप्त। लाइकेन क्या हो गए, विलुप्त। तो लाइकेन का विलुप्त होना किस चीज का सूचक है, लाइकेन का विलुप्त होना प्रदूषित वातावरण का सूचक है कि उस वातावरण में प्रदूषण है, और जहां लाइकेन उपस्थित होगा उस वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा। और लाइकेन जो है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को मुख्यतः डिटेक्ट करने का काम करता है। मुख्यतः किसका सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रदूषण का सूचक है कौन, लाइकेन। हाँ कि ना। तो हमने क्या हुआ कि पेड़ों के तने पे जो लाइकेन लिपटा हुआ था वो लाइकेन क्या हो गया, विलुप्त हो गया। हाँ कि ना। किस लिए, क्योंकि वातावरण क्या था, प्रदूषित वातावरण था, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने बोला जब कोयले का उपयोग हो रहा है तो खूब सारी कालिख और धुआं निकल रहा है। अब वो कालिख और धुआं जो था वो धीरे धीरे जाके इन पेड़ों के तने पे इकट्ठा होने लगा। ये पेड़ का तना पहले ऐसे था, हाँ कि ना। जब कालिख डिपॉजिट हुआ तो देखिए बैकग्राउंड में ये जो तना दिख रहा ये काले रंग का दिख रहा है, हाँ कि ना। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि यहां पे ये पेड़ों का जो तना था, ये पेड़ों का तना कैसा दिखाई देने लगा। हमने बोला ये अपने पास पेड़ों का तना है, ये कैसे रंग का दिखाई देने लगा, काले रंग का तना। कैसे दिखाई देने लगा, काले रंग का। मेरे पास ये क्या है, ये अपने पास है काले रंग का तना। तना कैसे रंग का दिखाई देने लगा, तना दिखाई देने लगा काले रंग का। क्यों दिखाई देने लगा, क्योंकि मशीनें चलाने के लिए उपयोग हो रहा था कोयले का, और जब कोयला जल रहा था तो खूब सारा धुआं तथा कालिख निकल रही थी। वो धुआं तथा कालिख के कारण वातावरण प्रदूषित हो गया और लाइकेन क्या हो गई, विलुप्त। तथा वो धुआं तथा कालिख किस पे जाके जमा हो गई, तने पर। तो काले रंग का तना हुआ किसके कारण, धुआं तथा कालिख के जमाव के कारण। किसके कारण, हमने बोला ये किसके कारण हुआ, धुआं तथा कालिख के जमाव के कारण। किसके कारण हुआ, धुआं तथा कालिख के जमाव के कारण तने का रंग कैसा हो गया, काला हो गया, गहरे रंग का हो गया। अब कंडीशन देखते हैं, देखिएगा यहां पे हमने बोला पहले तना जो था वो सफेद रंग का था, तो सफेद रंग का तना, सफेद रंग की मोथ, ये दोनों के दोनों का कलर क्या हो गया, मिक्स, जिसकी वजह से परभक्षी इस सफेद रंग की मोथ को नहीं देख पा रहे थे। परभक्षी इस सफेद रंग की मोथ को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब तने का रंग हो गया बेटा काला। कैसा रंग हो गया, काला। जब तने का रंग काला हो गया तो अब क्या हुआ, ये काला बैकग्राउंड, और काले बैकग्राउंड के ऊपर कैसी मोथ, सफेद मोथ। कैसी मोथ, सफेद मोथ। तो ये मेरे पास जो थी, ये मेरे पास जो व्हाइट, W फॉर व्हाइट, और ये B फॉर ब्लैक या ग्रे, या मैं कहूं गहरे रंग की डार्क, ये व्हाइट मोथ थी। इस व्हाइट मोथ को परभक्षी आसानी से देख पा रहे थे।
परभक्षी आसानी से देख पा रहे थे, जबकि ये काले रंग की, ये डार्क रंग की मौत थी, ये इस काले रंग के बैकग्राउंड में छिप गई। इनको देखने में परभक्षी को परेशानी हो रही थी, इनको देखने में परभक्षी को क्या हो रही थी? परेशानी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इनको देखने में तो परभक्षी को परेशानी हो रही थी, जबकि सफेद रंग की मौत इस काले तने पे आसानी से दिखाई दे रही थी, हाँ कि ना? तो बताओ परभक्षी कौन सी को ज्यादा खाएगा? जिसको आसानी से देख पाएगा। आसानी से कौन सी को देख रहा था? सफेद वाली को। सफेद वाली मौत यहां पे आसानी से दिखाई दे रही थी, इसलिए परभक्षी इसको बहुत ज्यादा खाएगा, इसलिए इनकी संख्या क्या होगी? कम। मैंने बोला ये जो सफेद रंग वाली है ये अपने पास कम फिट है, ये जो सफेद रंग वाली है ये सफेद रंग वाली कम फिट है। क्यों? क्योंकि अब वातावरण बदल चुका है, प्रदूषित वातावरण है, जिसमें तने पे कालिख जमा हो गई, कालिख जमा हो गई और काले तने पे सफेद रंग की मौत आसानी से दिखाई दे रही है। मतलब ये क्या हुई? इस वातावरण में रहने के लिए कम फिट हुई, ये कम फिट थी, इसलिए परभक्षी ने इनका ज्यादा भक्षण किया। परभक्षी ने ज्यादा भक्षण किया। परभक्षी ने ज्यादा भक्षण किया। जब परभक्षी ने इसका ज्यादा भक्षण किया तो इनके नंबर जो थे, इनकी संख्या जो थी, वो नंबर लगातार क्या हुए बेटा? कम नंबर लगातार घट गए। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ? ये जो डार्क कलर का, गहरे रंग का, ब्लैक रंग का मौत था, ये रंग मौत का कैसा? काला। बैकग्राउंड कैसा? काला। तो ये उस काले बैकग्राउंड में छिप गए, जिससे परभक्षी को देखने में क्या हुई? समस्या। ये परभक्षी को आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे कहा कि ये जो ब्लैक वाले मौत हैं, ये ब्लैक वाले मौत यहां पे इन सफेद वाले मौत की तुलना में ज्यादा फिट है। मैंने बोला ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है ज्यादा फिट। ये अपने पास क्या है? ज्यादा फिट। जब ये ज्यादा फिट है तो मैंने कहा कि परभक्षी इन्हें आसानी से नहीं देख पाते। तो हमने बोला ये ज्यादा फिट है, इसीलिए हमने क्या कहा? परभक्षी इन्हें आसानी से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि काला रंग का बैकग्राउंड और काले रंग के मौत, तो ये उस बैकग्राउंड में छिप गए। मतलब क्या हो गया? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, ये कैमोफ्लेज हो गया, उस बैकग्राउंड में छिप गए। जब मैंने कहा कि वो इन्हें आसानी से देख ही नहीं पा रहे, तो इनका भक्षण भी क्या होगा? कम। तो मैंने बोला ये क्या हुआ? इनका भक्षण कम हुआ। जब इनका भक्षण कम हुआ तो बताओ काले रंग वालों के नंबर सफेद वालों से ज्यादा होंगे कि कम? इनके नंबर होंगे ज्यादा, इनके नंबर होंगे ज्यादा, हां कि ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि औद्योगिकरण से पहले 1850 में सफेद वाले मौत ज्यादा थे, काले वाले कम थे। औद्योगिकरण के बाद 1920 में सफेद वाले कम थे और काले वाले ज्यादा थे। तो मैं ये कहूं कि औद्योगिकरण के बाद मौत की, सलब की संख्या जो थी वो पहले वाली संख्या के बिल्कुल क्या हो गई? विपरीत। यहां पे जो ज्यादा थी वो यहां पे है कम, यहां पे जो कम थी वो यहां पे है ज्यादा, हां कि ना? चले दूसरी बात। बेटा मैंने यहां बोला कि ये वातावरण जो था, ये वातावरण सफेद वाली के अनुकूलित था, तो सफेद वाली के नंबर थे ज्यादा, काली वाली के थे कम। ये वातावरण काली वाली के अनुकूलित था, इसलिए काली वाली की संख्या थी ज्यादा, सफेद वाली की संख्या थी कम। मैंने यही कहा है
कि किसी भी वातावरण में एक मिश्रित जनसंख्या में जो अधिक अनुकूलित जीव होगा, उस अधिक अनुकूलित जीव की तो संख्या होगी ज्यादा, और जो कम अनुकूलित जीव होगा उसकी संख्या होगी कम। मतलब कोई सा भी रूप पूरी तरह से गायब नहीं होता, पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता, उनके नंबर कम या ज्यादा होते हैं। हां कि ना, ये आप इस रिजल्ट में देख रहे हैं। चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, मैं इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देता हूं जो मैंने यहां पे इस जगह पे लिखी है, ये वाली लाइन। क्या कह रहा है? 1850 की कहानी सुना दी, 1920 की कहानी सुना दी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1959 के बारे में बात कर रहा है, 1959 के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है 1959 में हमने क्या काम किया? हमने बिजली का निर्माण कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर लिया, और हमने फैक्ट्रियों में कोयले का उपयोग तो बंद कर दिया और मशीनों को किससे चलाने लगे? बिजली से चलाने लग गए। हाँ कि ना? अब बताओ, जब मशीनें बिजली से चलेगी तो क्या धुआं तथा कालिख निकलेगी? धुआं तथा कालिख नहीं निकलेगा। जब धुआं तथा कालिख नहीं निकलेगा तो क्या प्रदूषण होगा? प्रदूषण नहीं होगा। और जब प्रदूषण ही नहीं होगा तो वातावरण कैसा होगा? प्रदूषण रहित। और जब प्रदूषण रहित वातावरण होगा तो बताओ परिणाम कैसा होगा? परिणाम वैसा होगा जैसा 1850 में था। हाँ कि ना? तो सवाल पूछेगा, बताओ 1850 में औद्योगिकरण से पहले कौन सी मौत ज्यादा थी? आप कहोगे सफेद वाली मौत ज्यादा थी। फिर वो पूछेगा, बताओ 1920 में औद्योगिकरण के पश्चात कौन सी मौत ज्यादा थी? आप कहोगे कौन सी मौत ज्यादा थी? काली वाली ज्यादा थी, क्योंकि वो ज्यादा फिट थी। हाँ कि ना? अब वो कहेगा कि बताओ इंग्लैंड में वर्तमान में कौन सी मौत की संख्या ज्यादा होगी? तो वर्तमान में फैक्ट्रियों में किसका यूज करते हैं? बिजली का। बिजली का यूज करते हैं तो वहां से धुआं तथा कालिख नहीं निकलता, इसलिए वर्तमान में कौन सी मौत की ज्यादा जनसंख्या ज्यादा होगी? वहां पे वो होगी सफेद मौत की। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है? हां नहीं है? चलो भाई आगे, पक्का? तो अब मैं इस पूरे के पूरे का आपके सामने लिखता हूं रिजल्ट, कि हम किस रिजल्ट पे पहुंचे। किस रिजल्ट पे पहुंचे? देखिए, हमने कहा कि अपने पास यहां पे एक मिश्रित जनसंख्या है। ये मेरे पास यहां पे एक मिश्रित जनसंख्या है। जनसंख्या जो है, उस मिश्रित जनसंख्या में अपने पास दो थी, एक काले पंखों वाली की और एक सफेद पंखों वाली की। तो मिश्रित जनसंख्या में जो ज्यादा फिट होगा और दूसरे जीव ऐसे होंगे जो कम फिट होंगे। दूसरा जीव ऐसा होगा जो कम फिट होगा। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि एक मिश्रित जनसंख्या में ज्यादा फिट जीव जो होंगे, उन ज्यादा फिट जीवों के नंबर जो होंगे वो नंबर होंगे ज्यादा। ज्यादा फिट जीवों के नंबर क्या होंगे? ज्यादा। जबकि जो कम फिट होंगे, उन कम फिट जीवों के नंबर भी क्या होंगे? कम। कम फिट जीवों के नंबर क्या होंगे? कम। हां कि ना? तो फिटनेस को किससे चेक कर लेंगे? जिनके नंबर ज्यादा वो ज्यादा फिट, जिनके नंबर कम वो कम फिट। कोई सा भी रूप पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता। ज्यादा फिट के नंबर ज्यादा, कम फिट के नंबर कम। कोई भी रूप पूरी तरह से गायब नहीं होता। कोई भी रूप पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की डिक्टो एज इट इज लाइन है। जब भी पूछे तो बोलना कि एक मिश्रित जनसंख्या में ज्यादा फिट जीवों की संख्या ज्यादा होगी और कम फिट जीवों की संख्या कम होगी। कोई भी रूप पूरी तरह से विलुप्त नहीं होगा, केवल उनकी संख्या में ही अंतर आएगा, कम या ज्यादा। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलें, तो हमने प्राकृतिकरण का सबसे पहला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया, जिसको बोला था औद्योगिक
कृष्णता या इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। अब हम उसके अलावा कुछ दूसरे उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। आगे उदाहरण अपने पास हो सकता है औषधि प्रतिरोधकता तथा एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता। जीवों में कुछ दवाइयों के लिए, कुछ एंटीबायोटिक के लिए जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, वो भी किसका उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया। बेटा आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती है, वो आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड मतलब आरबीसी लगभग ऐसी दिखाई देगी, हाँ कि ना? ये सिकल शेप्ड जो आरबीसी है, इस सिकल शेप्ड आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो हेटेरोजाइगस अवस्था में वो अपने पास होगा HbA-HbS टाइप का। HbA-HbS टाइप का। HbA एक सामान्य हीमोग्लोबिन है, HbS सिकल सेल एनीमिया में है। मतलब ये कैसी अवस्था है? ये मेरे पास है विषम युग्मजीय अवस्था। कैसी अवस्था है? विषम युग्मजीय अवस्था। अगर ये होमोजाइगस HbS होता तो ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया की जीन एक घातक जीन है जिससे जीव की मृत्यु हो जाती बिफोर एडल्ट स्टेज। उससे पहले ही उसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती, हाँ कि ना? अब ये जो मेरे पास है विषम युग्मजीय अवस्था में सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी हो गई हांसी आकार, या मैंने कहा सिकल शेप्ड, इस सिकल शेप्ड आरबीसी में कभी भी प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम ग्रोथ नहीं कर सकता। तो जब प्लाज्मोडियम ग्रोथ करेगा ही नहीं तो ऐसे व्यक्ति में कभी भी मलेरिया डिजीज नहीं हो सकती। तो जनरली साउथ अफ्रीका जो है, उस साउथ अफ्रीका में मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति रहेगा तो उन सामान्य व्यक्तियों में मलेरिया ज्यादा होगा, जिससे मलेरिया से उनकी मृत्यु ज्यादा होगी। अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी में HbA-HbS टाइप का हीमोग्लोबिन है, मतलब सिकल सेल एनीमिया वाली अवस्था है, तो ऐसे व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है। और जब मलेरिया नहीं होगा तो उनके मरने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो मैंने कहा कि जहां मलेरिया ज्यादा होता है वहां किसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ? ऐसा हुआ जिनमें मलेरिया के प्रति प्रतिरोध था, और उस प्रतिरोध के लिए कैसी आरबीसी होनी चाहिए थी? उसमें सिकल सेल एनीमिया वाली अवस्था होनी चाहिए थी। चलो मैं आगे अंतिम बात कर रहा हूं, मच्छरों में डीडीटी और कीटनाशक प्रतिरोधकता। बेटा मच्छर जो है, उन मच्छरों में डीडीटी पाउडर के लिए या दूसरे कीटनाशक जो है उनके खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न होना भी किसका उदाहरण है? नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। चलो मैं यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब मैं और एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करके जाऊंगा जो मैंने पहले ही लेक्चर में जिसके बारे में थोड़ी बात की थी, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन अपन यहां पे लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां पे मैंने आपके सामने कुछ अवस्थाएं मान ली। जैसे हमने बोला कि किसी भी जीव में ड्रग के लिए, औषधि के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई, या किसी जीव में एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई, या किसी में शाकनाशक हर्बिसाइड के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई, या किसी में कीटनाशक के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई, या अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, दैट इज औद्योगिक कृष्णता। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण है कि वातावरण में बदलाव हुआ, उस वातावरण में बदलाव की वजह से कौन सा जीव उस बदले हुए वातावरण में रहने के लिए ज्यादा फिट है, हाँ कि ना? अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो औषधि थी, ये मेडिसिन थी, ये मेडिसिन दी किसने? मनुष्य ने दी। एंटीबायोटिक ज्यादा किसने दी? मनुष्य ने दी। शाकनाशक का ज्यादा उपयोग किसने किया? दवाइयों का फसलों में मनुष्य ने किया। कीटनाशकों का उपयोग किसने किया? मनुष्य ने किया। फैक्ट्री किसने लगाई थी? कोयला किसने यूज किया था? मनुष्य ने यूज किया था। मतलब कि किसी जीव में औषधि की प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, एंटीबायोटिक की प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, शाक की प्रतिरोधकता, शाकनाशक के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, कीटनाशक के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, या औद्योगिक कृष्णता हुई, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ, वो सबका जिम्मेदार कौन? उन सबका जिम्मेदार खुद हम मनुष्य थे।
कौन थे? मनुष्य। ये सारी की सारी चीजों के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के जिम्मेदार कौन थे? हम मनुष्य थे। हमने ऐसा काम किया जिसका परिणाम ऐसा रहा कि इनमें उनके खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई। तो ये सारे काम किसने किए? मनुष्य ने। तो अब ध्यान देना कि ये जो था औषधि के खिलाफ प्रतिरोधकता वाले जीव को उत्पन्न करना, एंटीबायोटिक की प्रतिरोधकता वाले जीव को उत्पन्न करना, शाकनाशक की प्रतिरोधकता वाले जीव को उत्पन्न करना, कीटनाशक की प्रतिरोधकता वाले जीव को उत्पन्न करना, औद्योगिक कृषणता, ये सारे के सारे काम किसकी वजह से हुए? मनुष्य ने ऐसे काम किए जिसकी वजह से हुए और जिससे धरती पर इस तरह की नई जातियों की उत्पत्ति हो गई जिनमें इन सब चीजों के प्रति प्रतिरोध उपस्थित था। मतलब इन चीजों का कोई भी प्रभाव इन पे नहीं पड़ रहा था। तो मैं कहूं कि ये सारी की सारी चीजें आई, ये जो सारे सारे परिणाम आए, ये किसकी क्रिया की वजह से आए? ये मनुष्य की क्रिया की वजह से आए। मनुष्य ने ऐसे हालात पैदा किए और फिर उस ऐसे हालात में क्या हो गया? उनका नेचुरल सिलेक्शन। तो बहुत ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला कि ये सारी की सारी चीजें किसकी थी? ये मानवोद्भवी, कैसी थी? मानवोद्भवी क्रियाएं थी और इनको इंग्लिश में बोलते हैं, ये ऑर्थ्रोपोजेनिक एक्शन था। क्या था? ऑर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब इन सारे जीवों की उत्पत्ति जो थी वो मनुष्य की ऐसी क्रियाओं की वजह से हुई थी। मेरी बात क्लियर है? ये मनुष्य की क्रियाओं की वजह से हुई थी इन जीवों की उत्पत्ति। तो इसलिए मैं कहूं कि ये किसका उदाहरण है? ये मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा इवोल्यूशन हुआ। इसलिए मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा या मानवोद्भवी क्रियाओं के द्वारा विकास का इवोल्यूशन का उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मानव के द्वारा विकास के उदाहरण है। अब बेटा, प्राकृतिक रूप से अगर इवोल्यूशन होता है तो उस इवोल्यूशन में करोड़ों अरबों वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन मनुष्य ने अपनी क्रियाओं के द्वारा ये इवोल्यूशन जो था ये सैकड़ों हजारों वर्ष में ही पूरा कर दिया। तो बताओ, प्राकृतिक रूप से इवोल्यूशन जल्दी हुआ क्या मानव के द्वारा जो इवोल्यूशन किया गया वो जल्दी हुआ? मानव के द्वारा जो इवोल्यूशन किया गया वो जल्दी हुआ, हाँ कि ना? इसीलिए मैंने लिखा है कि ये किसका है? ये मानवोद्भवी क्रियाओं, आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन द्वारा विकास का उदाहरण है, जिसमें कम अवधि में विकास होता है। तो ध्यान रखना, जब भी बात करके चले कि आर्थ्रोपोजेनिक क्रिया जो होती है, उस आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन में विकास जो होता है वो ज्यादा समय में होता है, कम समय में होता है। तो आप कहोगे प्रकृति के तुलना में कम समय में, मतलब ये मेरे पास है, ये अपने पास है फास्ट इवोल्यूशन। ये कैसा इवोल्यूशन है? ये फास्ट इवोल्यूशन है, बहुत तेज होने वाला इवोल्यूशन है, हाँ कि ना? लेकिन एक चीज ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? बेटा, हमने कहा कि इस इवोल्यूशन करवाने के लिए सारा का सारा काम किसने किया था? मनुष्य ने किया था। मनुष्य ने किया था। मान लीजिए मनुष्य ने कोई कीटनाशक यूज किया। क्या यूज किया? कोई कीटनाशक यूज किया। तो मनुष्य ने कीटनाशक क्यों डाला था? मनुष्य तो ऐसा चाह रहा था कि मैं ये कीटनाशक डालूं तो ये सारे सारे कीट जो थे, ये सारे सारे इंसेक्ट जो थे, ये सारे सारे मर जाए। यही तो सोच के मनुष्य ने डाला था क्या? कि कोई और वजह थी? बिल्कुल यही वजह थी। तो मनुष्य ने अपने मन में क्या फिक्स किया था कि अगर मैं कीटनाशक डालूंगा तो ये सारे सारे कीट मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मनुष्य ने कीटनाशक का लगातार यूज किया तो अधिकांश कीट तो मर गए, लेकिन कुछ कीट ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे उस कीटनाशक के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया, हाँ कि ना? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मनुष्य ने जो पहले सोचा था कि मैं कीटनाशक डालूंगा तो सारे कीट मर जाएंगे, क्या परिणाम वैसा ही आया जैसा मनुष्य ने सोचा था? नहीं, परिणाम वैसा नहीं आया जैसा मनुष्य ने सोचा था। मनुष्य ने तो यह सोचा था कि सारे कीट मर जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ कीटों में उस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोध विकसित हो गया। मतलब मनुष्य ने जैसा परिणाम सोचा था वैसा नहीं आया, परिणाम उससे अलग ही आया। क्या आया? अलग ही आया। तो कहने का मतलब कि मनुष्य ने तो कुछ ऐसी क्रिया की,
लेकिन उन मनुष्य की उन क्रियाओं की वजह से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा मनुष्य ने सोचा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, उस नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो मनुष्य के हिसाब से नहीं हुआ। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो मनुष्य के हिसाब से नहीं हुआ जैसा मनुष्य ने सोचा था। या मैं कहूं कि नेचुरल सिलेक्शन करवाना मनुष्य के हाथ में नहीं था। हां कि ना? इसीलिए मैंने कहा कि इवोल्यूशन जो था वो इवोल्यूशन क्या होगा ये पहले से निश्चित नहीं होता। अगर ये चीज पहले से निश्चित होती तो इसके परिणाम मनुष्य के अनुसार आने चाहिए थे। जब हमें मनुष्य के अनुसार परिणाम नहीं मिले तो हमने कह दिया कि इवोल्यूशन जो होता है वो पहले से निश्चित नहीं होता, इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है। क्या लिखी है कि ये जो विकास है, मानवोद्भिद क्रियाओं के द्वारा विकास, ये क्या दर्शाता है? यह हमें बताता है कि निश्चयवाद मतलब डिटर्मिनिज्म के अर्थ में विकास एक डायरेक्टेड प्रक्रिया नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये हमें ये कहना चाहता है कि इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन एक इनडिटरमाइन, अनिश्चित तथा अदिशात्मक प्रक्रिया है। मतलब ये डायरेक्टेड नहीं है। कैसा है इवोल्यूशन अपने पास कैसा है? अदिशात्मक। इवोल्यूशन कैसा है? अदिशात्मक। चले भैया, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि इसके परिणाम वैसे नहीं है जैसे मनुष्य ने चाहिए था। जब हमें यह पता चला कि इवोल्यूशन जो है वो निश्चयवाद के हिसाब से नहीं चलता, ये पहले से फिक्स नहीं होता कि आगे यही होगा, उसमें आगे जो था वो आगे कुछ भी हो सकता है। आने वाला जीव है वो और ज्यादा विकसित भी आ सकता है और कम विकसित भी आ सकता है। ये पहले से फिक्स नहीं होता, पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये निकला, क्या निकला कि ये एक प्रसंभाव्य, दैट इज स्टोचास्टिक का मतलब होता है बेटा रैंडम प्रक्रम है, जो कि संयोगवश होने वाली घटना है। संयोगवश का मतलब बाई चांस। तो ध्यान रखना, इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक, एक रैंडम प्रक्रिया है जो कि संयोगवश होती है। और संयोगवश ये दो चीजों पे निर्भर करती है। किस पे? सबसे पहले संयोग पे। किस बात के संयोग पे? जीव में होने वाले उत्परिवर्तन के संयोग पे। और दूसरा प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के संयोग पे। इन दोनों ही चीजों पे निर्भर करता है इवोल्यूशन का होना। मेरी बात क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले, तो पहले ही लेक्चर में मैंने एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी? कि इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक प्रक्रिया है जो कि एक संयोगवश होने वाली घटना है, बाई चांस होने वाली घटना है, जो दो चीजों पे निर्भर करेगी। पहली चीज किस चीज के चांस पे? कि जीव में जो म्यूटेशन हो रहे हैं उसके चांस पे। और दूसरा वातावरण में परिवर्तन के चांस पे, वातावरण में होने वाले चेंजेस के चांस पे। क्या चांस रहेगा? कि जैसे जीव में म्यूटेशन हो रहे हैं वैसा ही वातावरण में चेंज भी होना चाहिए, तभी तो उन म्यूटेशन के, उन उत्परिवर्तन के द्वारा जीव में जो लक्षण प्रकट होंगे वो लक्षण ऐसा हो जो उसे नए बदले हुए वातावरण में रहने के लिए और ज्यादा अनुकूलित बनवा दे, तभी वो जीव आगे सरवाइव करेगा। नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो दोनों चीजों का एक दूसरे का पूरक होना जरूरी है। अगर पूरक नहीं हुआ तो जीव का अस्तित्व खतरे में होगा, जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलें, तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी सी बात कि औषधि प्रतिरोधकता, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता, शाकनाशक प्रतिरोधकता, कीटनाशक प्रतिरोधकता, औद्योगिक कृष्णता, ये सब किस चीज के उदाहरण हैं? ये सब आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन के उदाहरण हैं। मतलब मानव के द्वारा की गई क्रियाओं से होने वाले इवोल्यूशन के उदाहरण हैं। और ध्यान रखना, मानवों के द्वारा की गई क्रियाओं, मानवोद्भिद क्रियाओं, आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन से जो इवोल्यूशन होता है वो प्राकृतिक रूप से होने वाले इवोल्यूशन की तुलना में बहुत
कम समय में होता है, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, दैट इज फास्ट इवोल्यूशन है। मेरी यहां तक की बात में किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। चले? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलूं मैं आगे। तो बेटा यहां तक का पोर्शन होता है अपना कंप्लीट। अगले वाले लेक्चर में हम आपसे बात करके चलेंगे, वो बात करके चलेंगे कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपसे बात करेंगे कि कृत्रिम वर्ण, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है और उसका हमें क्या फायदा है। फिर हम बात करेंगे कि अनुकूलन का आनुवंशिक आधार है कि नहीं है, अगर है तो उसे हम प्रयोगों के द्वारा सत्यापित करेंगे, प्रूव करेंगे कि यस अपने पास इवोल्यूशन का अनुकूलन का आनुवंशिक आधार है। यह बात हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने पास आएगा लीडरबर्ग नामक वैज्ञानिक का रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उन सब के बाद सबसे लास्ट में अपने पास आएगा, वो आएगा मानव उद्विकास। चलें, तो ये सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो यहां तक की चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, जहां कोई बात कनेक्ट ना हो तुरंत के तुरंत डाउट पैनल पे पूछनी है आपको, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में इससे आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।